नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसे सुनने के बाद आप वाकई में सोचने पर मजबूर हो जाओगे, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। क्योंकि दोस्तों ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, यह कहानी रियल घटना पर आधारित है। क्योंकि दोस्तों एक दूल्हा होता है जिसकी शादी एक दुल्हन के साथ होती है, लेकिन शादी होने के बाद वह दुल्हन जब उस दूल्हे के घर पर पहुँचती है तब धीरे धीरे शाम का टाइम होता है। शाम का टाइम होने के बाद वह दुल्हन सज संवर कर अपने सुहागरात के सेज पर जाकर बैठ जाती है, जिसके कुछ ही देर बाद दोस्तों दूल्हा वहां पर पहुंचता है। लेकिन उसके बाद जो होता है आप सुनकर दंग रह जाओगे, आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी दोस्तों कि ऐसा एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ कैसे कर सकता है। तो दोस्तों कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है। तो आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके दोस्तों कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहां से सपोर्ट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेशी क्राइम टॉक्स। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक नई नवेली दुल्हन की है, जिसे शादी की पहली रात यानी सुहाग रात को ही झटका लगता है, जिसके बारे में उसने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। एक लड़की होती है जिसका नाम मोहिनी होता है। मोहिनी की शादी बहुत ही धूमधाम से शैलेश नाम के लड़के से हो जाती है। वह सपनों को सजाकर शैलेश के घर दुल्हन बनकर आती है। वह शादी के लाल जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी तारीफ सब लोग कर रहे थे। घर में घर वालों के अलावा मेहमान भी होते हैं और सब लोग शैलेश की तारीफ कर रहे थे कि शैलेश तुम्हारी दुल्हन बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर है। अंदर कमरे में बैठी हुई मोहिनी यह बात सुनकर मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर में शाम होने वाली होती है और उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं। कुछ ही देर बाद मोहिनी की ननद नैना उसके कमरे में आती है उसे खाना लेकर। तो नैना को देखकर मोहिनी बहुत ही प्रसन्न होती है। उसे ननद के रूप में अपनी बहन नजर आती है। नैना अपनी भाभी मोहिनी से कहती है कि भाभी ये लो खाना खा लीजिए, नहीं तो थोड़ी ही देर बाद भैया आ जाएंगे और आप उनसे बात करने में व्यस्त हो जाओगी, फिर खाना नहीं खा पाओगी। मोहिनी अपनी ननद नैना से कहती है कि तुम्हारे भैया कब खाना खाएंगे। तब वह नैना कहती है कि भैया ने बोला है कि मैं बाद में खा लूँगा, तो मुझे लगा कि शायद आपको भूख लगी होगी, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आ गई हूँ। चुलबुली ननद की बातें सुनने के बाद मोहिनी बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। वह सोचने लगती है कि चलो ननद के रूप में छोटी बहन मिल गई। यही सब सोचते सोचते वह खाना खा रही थी, तभी दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है। वह झट से उठकर एक हाथ से दरवाजा को खोलती है तो सामने उसके पति शैलेश होते हैं। वह अपने पति को देखकर थोड़ा घबरा जाती है और थाली को हाथ में लेकर उठ जाती है। तो शैलेश कहते हैं कि घबराओ मत, पहले अच्छे से खाना खा लो। तो मोहिनी फिर से खाना खाने लगती है और खाना जब खा लिया तब अपने पति शैलेश से पूछती है कि आपने खाना खा लिया। तो शैलेश ने कहा कि हाँ मैंने तो खाना खा लिया है। तो मोहिनी बिस्तर पर बैठी हुई थी। फिर शैलेश भी उसके करीब जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए अपने हाथ में बोला कि मैं तुमसे कुछ बात बताना चाहता हूँ, पर तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा कि तुम यह बात किसी और से नहीं बताओगी। यह बात हमेशा राज की तरह रखोगी। हमारे और तुम्हारे बीच ही यह बात रहनी चाहिए। रात को अपने पति से इस तरह से बात करना और किसी के लिए वचनबद्ध करना मोहिनी को थोड़ा अजीब लगा और वह बोली कि ठीक है, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगी, पर पतिदेव ऐसी क्या बात है। तब शैलेश बोलता है कि आपको मेरे सर पर हाथ रखकर कसम भी खाना होगा कि सचमुच में तुम्हें यह बात किसी से नहीं कहोगी। तो मोहिनी सर पर हाथ रखकर कसम भी खा लेती है और वचन भी देती है कि कभी भी किसी से भी मैं कुछ नहीं कहूँगी। उसके बाद शैलेश और मोहिनी में क्या बात हुई यह किसी को नहीं पता, वह बात गुप्त थी। और शैलेश ने मोहिनी को जो बताया उसे सुनने के बाद उसकी आंखें नम हो गई। वह फूट फूट कर रोने लगती है। शैलेश ने उसे बहुत ही समझाया, लेकिन उसके आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। वह रोए ही चली जा रही थी। रोते रोते रात हो गई। वह बिस्तर पर लेटे लेटे एक दूसरे के अपोजिट में दोनों पीठ करके सुबह तक रोते रहे। ना तो वह उन दोनों में कोई मिलन हुआ, ना ही सुहाग रात मनाया, ना तो आपस में ही कोई बात की। सुबह जब होती है तो तब मोहिनी उठकर बिस्तर से अपने बाथरूम में नहाने के लिए जाने लगी। तब शैलेश ने उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठा लिया और उससे पूछा कि मोहिनी
जो मैंने तुमसे वचन लिया है, जो तुमने मुझे वचन दिया है, कसम दिया था किसी से कुछ बताने का नहीं, तुम उसी बात से नाराज़ होना। तब मोहिनी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह सहमति में अपना सिर हिला देती है और नहाने चली जाती है। नहाने के बाद जब वह सज धज कर 16 श्रृंगार करके बाहर निकलती है, तब वह बिल्कुल एकदम चांद की तरह खूबसूरत दिख रही थी। सब लोग उसे देखते हैं और उसके चेहरे पर जरा सा भी शिकम नहीं था। किसी को भी एहसास नहीं होता है कि वह रात भर जागी है और खूब रोई है। मोहिनी को अपनी छोटी ननद घर में बहुत अच्छी लगती है। वह सबसे मिलजुल कर हंसी खुशी से दिन भर ऐसे ही रहती है। मोहिनी के दिन कुछ इसी तरह से गुजरने लगे। हर दिन वह सुबह होने पर नहा धोकर 16 श्रृंगार कर कर सबसे अच्छे से बात करती और खुश रहती थी, और जैसे ही रात होती अपने कमरे में सोने जाती पति के साथ, तब उसकी आंखें नम हो जाती थी और दोनों एक दूसरे से लिपट कर खूब रोते। तब पति पत्नी के दिन कुछ इसी तरह से बीतने लगते हैं। एक दिन शैलेश की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई। घर के सब लोग उसे अस्पताल ले जाने लगे तो शैलेश कहता है कि नहीं, मुझे अस्पताल नहीं जाना है, मुझे ऐसे ही घर पर रहने दो, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। लेकिन शैलेश की तबीयत धीरे धीरे ज़्यादा ही बिगड़ती जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। शैलेश की मृत्यु होने के बाद घर में मानो कोहराम मच गया। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग बहुत रो रहे थे। मोहिनी भी रोते रोते बदहवास हो गई। सासू माँ तो मोहिनी पर ही आरोप लगा रही थी अपने बेटे के मरने का, और वह उसे कुलच्छनी भी कह रही थी कि आते ही इसने मेरे बेटे को खा लिया। पर जो होना था दोस्तों वह तो हो गया। होनी को कौन टाल सकता है। अगले दिन शैलेश का अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। मोहिनी के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। मायके में भी उसे उसके पिता जो थे वह भी सौतेली माँ लिए आए थे। मोहिनी चाह कर भी मायके अपने नहीं जा सकती। वह अपने दुख के दिन ससुराल में ही काटने लगी। उसकी छोटी ननद नैना उसे बहुत अच्छी लगती। नैना भी मोहिनी को बहुत प्यार करती और उसे भाभी वहाँ कहकर पुकारती। शैलेश के मरने के बाद लगभग 1 साल बाद अब एक दिन नैना की शादी सागर से तय हो जाती है। अब नैना सागर से मिलने के लिए जाती तो साथ में अपनी भाभी को भी लेकर जाती। भाभी को होटल में बैठाकर वह अपने मंगेतर से मिलने किसी पार्क में चली जाती है, और शाम जब होता तो मिलने के बाद वापस अपने भाभी को लेकर घर पर चली आती थी। ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन नैना जब अपने मंगेतर से मिलकर वापस आती है तो भाभी उसकी मोहिनी जो इस होटल में बैठाया था उन्हें वहां पर आकर देखती है तो मोहिनी बेहोश पड़ी थी। होटल के स्टाफ और कर्मचारी उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे। फिर थोड़ी ही देर बाद मोहिनी होश में आ जाती है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। फिर नैना आनन फानन में तुरंत एक ऑटो रिक्शा बुलाती है और उस पर उसे बैठाकर अपनी भाभी को एक हॉस्पिटल में लेकर चली जाती है। वहाँ पर डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तो पता चलता है कि मोहिनी तो प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर नैना के भी पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाती है। वह बहुत शॉक्ड रह जाती है। नैना फिर वापस हॉस्पिटल से आते समय अपने भाभी मोहिनी से पूछती है कि भाभी, भैया को मरे हुए तो लगभग 1 साल हो गया, फिर आपके पेट में यह बच्चा कैसे है, किसका है, आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई। अब मोहिनी नैना की यह बातें सुनकर एकदम हिल जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर बताऊं तो कैसे बताऊं। वह कुछ भी नहीं बोलती, बस रोने लगती है और रोए ही चली जा रही थी। रोने की वजह से उसके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल पा रहा था, लेकिन मोहिनी कुछ बता नहीं पाती है। फिर नैना उसे लेकर घर पर चली आती है। उसके बाद दूसरे दिन उसे एक पार्क में लेकर जाती है, जो पार्क बहुत कम भीड़ भाड़ वाला था। वहाँ पर जाकर एक किनारे शांति से अपने भाभी को बैठा देती है और मोहिनी के लिए पानी लेकर आती है। फिर कहती है कि भाभी माँ, आप पहले पानी पीजिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए। फिर भी कुछ नहीं बताती तो मोहिनी उससे पूछती है कि भाभी माँ, आखिर मैं तो आपकी दोस्त हूँ ना, तो दोस्त से कोई बात छुपाना कैसे, आप मुझे बताइए। अगर आप नहीं बताओगी तो मैं एक न एक दिन तो घर वाले जान ही जाएंगे, फिर हम उन्हें क्या जवाब देंगे, तब तो बताना ही पड़ेगा ना। नैना के कई बार जिद करने के बाद मोहिनी ने कहा कि नैना, शादी की पहली रात को ही जब मैं आई तो तुम्हारे भैया ने मुझसे वचन लिया था कि, और कसम भी दिया था कि किसी से कुछ नहीं बताने का, लेकिन किस्मत ने आज मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां से
मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तुम्हारे भैया की दुल्हन बनकर जब मैं ससुराल में आई तो मैं भी और लड़कियों की तरह बहुत एक्साइटेड थी और बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन मेरी खुशियों को शायद किसी की नज़र लग गई थी। तुम्हारे भैया जब रूम में आए तो उन्होंने मुझसे एक वचन लिया और मुझसे अपने सर पर हाथ रख कर कसम दिया कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, तुम यह बात किसी को कभी भी नहीं बताओगी। तुम्हारे भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी बताई बात में किसी को भी बताकर उनकी बदनामी करूं, समाज में उनकी थू हो, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। वह यह बात थी तुम्हारे भैया को एड्स की बीमारी थी। हालांकि यह बीमारी उन्हें कैसे हुई यह बात पता नहीं है, लेकिन शादी से कुछ दिनों पहले वह बीमार हुए तो जाकर हॉस्पिटल में चेक करवाया तो डॉक्टर ने कई जांच लिखी, जिसमें एक एक जांच करके दुर्भाग्यवश रिपोर्ट सारी शादी के दूसरे दिन यानी विदाई के दिन मिली। तो तुम्हारे भैया ने देखा कि रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन वह बहुत ही समझदार थे, किसी से कुछ नहीं बताया और शादी की पहली रात उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। जब उन्हें यह बात पता चल गया कि अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, इस बीमारी की वजह से मैं जल्दी ही मर जाऊँगा, तब वह अपने एक जिगरी दोस्त कार्तिक के पास फ़ोन करते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं। और मेरी भी उनसे बात करवाई और कार्तिक से यह भी कहा कि कार्तिक मेरे मरने के बाद तुम मेरी पत्नी मोहिनी से शादी कर लेना। मेरे घर वालों से बात करके कार्तिक ने तुम्हारे भैया की बात मान ली और मुझसे शादी करने के लिए वह तैयार हो गया। वह अपने तरीके से मेरी और अपनी शादी की बात माँ से करना चाहा, लेकिन माँ जी ने मना कर दिया। अब तुम्हारे भैया को इंतजार था तो बस अपने मरने का, क्योंकि वह अपने जीते जी मेरा हाथ किसी और के हाथ में नहीं दे सकते थे। मेरी शादी किसी और के साथ नहीं करवा सकते थे, क्योंकि लोग हजारों तरह के सवाल करते। तुम्हारे भैया कार्तिक से मेरी बात करवाते थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं मजबूर थी। तुम्हारे भैया को दिए हुए वचन, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ती और ना चाहते हुए भी मुझे कार्तिक से बात करनी पड़ती। धीरे धीरे मैं उनसे लगातार बात करने लगी। तुम्हारे भैया की जब मृत्यु हो गई तब मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी। उन दिनों कार्तिक मेरे पास फ़ोन करता और ढेर सारी बातें किया करता था। बातें करते करते धीरे धीरे उससे नज़दीकियाँ बढ़ी और मुझे उससे प्यार हो गया। जब कार्तिक से मुझे प्यार हो गया तो हमने मिलने का प्लान बनाया। मैं अकेले घर से कहीं बाहर जा नहीं सकती थी, तो इसलिए जब तुम मेरे साथ चलकर मुझे होटल में छोड़कर अपने मंगेतर के साथ मिलने के लिए पार्क में जाती थी, तब मैं होटल में अकेले जब रहती थी तो कार्तिक को भी अपने पास बुला लेती थी। मेरे और करीब आना चाहता था, लेकिन मैंने उसे कई बार मना किया। फिर एक दिन मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने रुका नहीं। मैंने कहा कि शादी से पहले यह सब ठीक नहीं है, जब शादी कर लेंगे तभी कुछ हो सकता है। लेकिन एक दिन जज्बात में हम दोनों ही बहक गए और सीमा को लांघ दिया। हालांकि इससे पहले कार्तिक ने मेरी और अपनी शादी की बात माँ जी से करना चाहा, लेकिन माँ जी ने हर बार मना कर दिया। मुझे मायके से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए मैं करती भी तो क्या करती। फिर एक दिन मैंने और कार्तिक ने चुपचाप तरीके से जाकर मंदिर में शादी कर लिया और मेरे पेट में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसी कार्तिक का है। और अपनी भाभी मोहिनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर नैना के भी आंखों से आंसू निकल आ जाते हैं। वह कहते हैं कि भैया आपको बहुत प्यार करते थे, आप भी उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था, भैया आपसे अलग हो गए। ऐसा प्यार करने वाला पति शायद ही किसी को मिलता हो। पर भाभी भैया को एड्स कैसे हुआ, क्या यह उन्होंने आपसे नहीं बताया? तब मोहिनी ने कहा कि नैना, उन्हें बीमारी के बारे में पता होता तो वह मुझसे शादी ही नहीं करते। अगर आज वह जिंदा होते तो ज़रूर पता करते। तब उनके मरने के बाद उस बीमारी के बारे में किसी से बात करके मैं उनकी बदनामी नहीं करना चाहती थी, नहीं तो लोग सोचेंगे कि शायद उन्होंने कुछ गलत किया होगा, तभी तो उन्हें यह बीमारी हुई। फिर नैना ने अपनी भाभी मोहिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि भाभी माँ, जैसे आपने मेरी भैया की बात मानकर बीमारी में किसी को नहीं बताया, मेरे खानदान की इज्जत बचा लिया, वैसे ही मैं भी आपका हाथ पकड़कर एक वादा करती हूँ, मैं भी अपनी शादी से पहले आप और कार्तिक की शादी करवाऊँगी। भले ही आप दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर लिया हो, लेकिन समाज की नज़रों में आप दोनों शादी नहीं किए हैं। फिर वह अपने माँ के पास जाकर कहती है कि माँ, अगले महीने मेरी और सागर की शादी है। ना तो माँ कहती है कि हाँ बेटी, तो फिर नैना कहती है कि लेकिन माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी से पहले भाभी माँ की
कार्तिक की शादी हो जाए तब मेरी शादी हो। फिर उसकी माँ कहती है कि नैना तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तुम होश में तो हो ना। अगर वह इस घर में चली जाएगी तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा। फिर नैना अपनी माँ को समझाते हुए कहती है कि माँ अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ के लिए भाभी माँ की ज़िंदगी क्यों खराब कर रही हो। अभी तो आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपना काम खुद कर सकती हैं। आगे चलकर जब आपकी हिम्मत घटेगी तो मैं आपके लिए यहाँ पर आ जाऊंगी आपका ख्याल रखने के लिए। आप कार्तिक भैया और मोहिनी भाभी की शादी करवा दो। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो मैं भी अपनी शादी नहीं करूँगी। भगवान नैना जैसी ननद हर भाभी को दे जिसने अपने भाभी के लिए अपनी माँ को इतना धमकाया समझाया। मोहिनी की शादी करने के लिए तैयार हो गई उसकी माँ। अगले महीने मोहिनी और कार्तिक की शादी हो जाती है। मोहिनी जब दुल्हन बनकर कार्तिक के घर आती है उसके बाद नैना अपनी शादी अपने मंगेतर सागर के साथ कर लेती है। दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आप सभी को कहानी कैसी लगी, अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहां से सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से कल एक नई और धमाकेदार वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।